थर्ड आई, कई बार आप बोलते हैं ना मेरी छठी इंद्री जागृत हो गई। थर्ड आई अगर ठीक है, आज्ञा चक्रा ठीक है, होने से कोई भी घटना होती है ना उसके 2 घंटे पहले भी पता चल जाता है। ओके, यहाँ आपने बात की मोदी जी की, तो आपको ये कैसे मालूम हुआ कि उनका ऊपर का टॉप का चक्र एकदम परफेक्ट है? उनका पूरा सारा चक्रा ठीक है। ढाई के चाल होते हैं इसमें, जैसे घोड़े की ढैया की चाल करते हैं शतरंज के अंदर में, वैसे इसकी गणना जो है ढैया से होती है। पुराने पद्धति में वैदिक में ऐसा ही है। अभी नए नए तरीके बहुत सारे आ गए हैं। कौन सी उम्र में आपको जाके वेल्थ आपका सबसे बेटर होगा, जो मुझे लगता है हर इंसान जानना चाह रहा है। शनि 10वें भाव में बैठा है, राजयोग पे बैठा है, राजा वाली गद्दी पे बैठा हुआ है, जी। तो निश्चित रूप से वो तो राजा बनेंगे। तो सन्यासी होते हुए भी राजा है वो। कि मोदी जी कई निर्माण किए, इसमें एक संसद भवन भी निर्माण किया गया। उसकी जमीन की एनर्जी बढ़िया नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ वास्तु दोष है? वास्तु दोष तो है ही है, जमीन का भी दोष है। जो बना हुआ है आप खूब गौर से देखिएगा, एक ताबूत की तरह दिखता है। नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वो कट करके अलग हो गया, यानी भारत का जो वास्तु है वो डैमेज हो गया सर कटने से। रौद्र का मतलब विकराल रूप को धारण किया हुआ काल तैयार है, बहुत से आदमियों की मृत्यु हो गई। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या हमारी परेशानियों का समाधान हमारे अंदर ही मौजूद है? हमारे अंदर भीतर मौजूद 7 चक्रा और ज्ञान चक्षु क्या होता है? किस तरह से इन्हें एक्टिवेट करके आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जब हम ग्रह दशाएं देखते हैं, अपनी परेशानियां का अंत उसमें ढूंढते हैं, तो क्या उसमें हमारे हेल्थ और वेल्थ का भी सॉल्यूशन उसमें नज़र आता है? इसे डीपली समझने के लिए आज हम हेल्थ, वेल्थ और अपने ऑरा, अपने 7 चक्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में खास तौर पे नाथ योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, दोनों की। तो आइए सबसे पहले आज के इस पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट कमल शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। नमस्कार कविता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद धर्म ज्ञान का जो मुझे आमंत्रित किया आप लोगों ने। और अभी 4 तारीख को ही मैं यहाँ आया हूँ दिल्ली, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के बुलावे पे जी। और आप लोगों से भी बातचीत हो गई थी। तो वहाँ पे भी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का ही एक प्रोग्राम था और उसमें मैं गया था। सबसे बड़ा बात है सेवन चक्रा के बारे में आपने बोला कि सेवन चक्रा से क्या होता है, नहीं होता है, या एस्ट्रोलॉजी है। ये जीवन का दर्पण है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो है हमारा ज्ञान चक्षु और जीने का जो तरीका है और कहाँ गड्ढा आने वाला है वो दर्पण के रूप में काम करता है। आगे आपको पहले ही बता देगा कि ये समस्याएं आने वाली हैं। आपको तो सर ज्योतिष तो विरासत में मिली है। जी। आपके फादर भी इसमें फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजर उन्हें कहा जाता था, हम्म। और आप उसी विरासत को आगे लेके चल रहे हैं। जी। और यही कारण है कि आज के इस पॉडकास्ट में हमने आपको इनवाइट किया था कि आपसे हम गहराई से समझ सके कि 7 चक्रा होता क्या है, जिसे हर कोई कहता है कि भाई सामने वाले के 7 चक्रा एक्टिवेट है या नहीं है। क्या एक आम आदमी के अंदर जो 7 चक्रा मौजूद हैं, क्या वो एक्टिवेट होते नहीं होते हैं, होते क्या है, ये समझूंगी आपसे। सबसे पहले मैं आपकी हल्की सी एक जर्नी कि अब तक की आपकी जर्नी क्या कहती है। क्या मैं समझूं कि एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना है, ये आपने खुद चूज किया है? मैं जब 9 ईयर्स का था तो मेरे पिताजी देखता था कि कुंडली देखते हैं और कोई भी बंदा पैसे दे के जा रहा है, तो मैं कहा ये सीखूंगा। उस वजह से मैं अपने आप को बहुत उत्साहित करके उनके पीछे लगा रहा। बाल्य अवस्था थी, समझ नहीं था कि क्या है नहीं है, बट मैं बोलता था मुझे ये पेपर आप पढ़ना सिखाओ। वो गुस्सा भी करते थे, बट वो मुझे नक्षत्र वगैरह याद करने के लिए दे दिया, वो याद करके सुना दिया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो पंचांग के अंदर में 5 अंग है वो सारे याद करवा दिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने गणित करना सिखाया। गणित में एस्ट्रोलॉजी के अंदर में जब गणित होती है ना,
60 के बाद हम लोग 61 गिनते हैं, लेकिन उसकी गणित में 60 होने के बाद ना 0 आ जाता है। अच्छा। तो मैं कहता था ये कौन सी गणित है, तो वो कहते इसकी गणित ऐसे ही होती है, ढाई के चाल होते हैं इसमें। जैसे घोड़े की ढैया की चाल करते हैं शतरंज के अंदर में, वैसे इसकी गणना जो है ढैया से होती है। पुराने पद्धति में वैदिक में ऐसा ही है। अभी नए नए तरीके बहुत सारे आ गए हैं। वो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि कभी मैं इस लाइन में आऊँगा। सीए की पढ़ाई के लिए मैं कोलकाता गया। जी। 3 महीने बाद मेरे पापा आए, मुझे कहा तुम्हारा ये रास्ता नहीं है जीवन का, तुम्हारा जीवन का जो रास्ता है वो मैं तय कर चुका हूँ, तुम्हें यहाँ से वापस चलना है। और मुझे ले गए। मैं कभी उनका बात को कभी नहीं काटा कि मैं काट दूं या कोई बात हो ना, उन्होंने जो बोल दिया वो मेरे लिए आदेश था। मैं आराम से वापस चला गया, वहीं से बिहार से ग्रेजुएशन किया, और जो उन्होंने मुझे ज्ञान देते गए वो मैं लेता गया। कुछ समय मेरा वाराणसी में बीता, क्योंकि वाराणसी मेरा ननिहाल है जी। और वहाँ मेरे नाना लोग रहते थे। वहाँ पे काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर से भी मेरी मुलाकात हुई, और बीएचयू में भी गया काफ़ी। वहाँ पे वहाँ मेरे मामा के जो दोस्त लोग थे उन लोगों ने काफ़ी समय दिया। वो मेरे लिए एक परिवर्तन का रास्ता था, बट फिर भी मेरा मन नहीं था इस लाइन में आने का। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, और एक ऐसा समय आया कि हाई कोर्ट के जज भी आए। उस समय में मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। 2004 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज हरकोली साहब थे। उनके बुलावे पे हम लोग उनके घर पे भी गए, रहे भी, बात भी हुई, और उन्होंने कुंडली दिखाई। तो कुंडली जब दिखाई तो उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए चुना जा रहा हूँ, 10 लोग हैं, सबसे ऊपर मेरा नाम है। जी। तो मैंने कहा कि भाग्य स्थान में आपके शनि बैठे हैं, लाभ तो आपको मिलना नहीं है, आप जहाँ हैं आप इसी पद पे रह जाएंगे, आप नहीं जा सकते, भले असंभव है, आप जो बोल रहे हैं असंभव है। मैं आज ही दिल्ली जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर होगा उसके बाद मेरे को ही सबसे पहले चुना जाएगा। जी। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लीजिए। हम लोग कानपुर से इलाहाबाद से लखनऊ आ गए, और लखनऊ आकर के वहाँ रहे। 1 हफ्ते बाद वो इलाहाबाद से चल के आए मिलने के लिए कि मेरा नाम नहीं आया, कट गया। आज भी यूपी में हाई कोर्ट में ही है वो। मेरी उसके बाद उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये 2004 की बात है। तो जीवन में परिवर्तन आते हैं, और मैंने इसी को अपना जीने का तरीका और उद्देश्य बना लिया कि लोगों का कल्याण हो। इसमें हम लोग हेल्थ के ऊपर में भी काम करते हैं, वास्तु से भी और एस्ट्रोलॉजी से भी। ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं, उस प्रभाव के वजह से कौन सी बीमारी कैसे हो सकती है वो ग्रहों से भी पता चल जाता है। अगर शनि की 6ठे भाव में सूर्य और केतु के साथ युक्ति होती तो कैंसर 100% होगा। ओके। बुध और केतु की अगर युक्ति है तो भी कैंसर होगा। लोग समझते नहीं है। असल में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है, हो सकता है कि मेरे इसके पहले भी मैंने बोला था, और आज अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि फिर सब मेरी नकल करके बोलना शुरू कर दें। बुध की रेमेडी अक्सर हमेशा लोग जो है गणेश जी का उपाय बताते हैं जी। कि गणेश जी का उपाय करें। आपको भी शायद किसी ने बताया होगा, दुर्वा चढ़ाएं, उससे हाँ, दुर्वा चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, गणेश जी की पूजा करें तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। जी। किंतु अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रहों की भी जाति है, ग्रहों के भी स्त्री और पुरुष के वर्णन है। ये नपुंसक ग्रह में गिना जाता है, बुध ग्रह। जी। तो नपुंसक ग्रह में तो अगर हम गणेश जी की पूजा करेंगे कितना लाभ मिलेगा? गणेश जी तो पुरुष है। नपुंसक में हमें दान कहाँ करना चाहिए? किसी ब्राह्मण को वो भी नहीं होना चाहिए। बुध का जो उपचार है वो करना चाहिए जो हमारा 3rd जनरेशन आता है, स्त्री पुरुष, और जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, किन्नर लोग को ही दान देना चाहिए जिनके बुध खराब है। जी। दुर्वा चढ़ाने से शांति मिल सकती है, फायदा नहीं मिलेगा। मन की शांति मिल सकती है पूजा से, वो मिल सकती है, किंतु उनको जो लाभ चाहिए, धन का लाभ चाहिए, हेल्थ का लाभ चाहिए, किन्नरों को दान करने से ही मिलेगा। उनका जैसे ही आशीर्वाद मिलेगा उनका बुध ठीक हो जाएगा। अष्टम भाव में अगर बृहस्पति बैठा है नीच का, वो आदमी तरक्की तो करेगा 42 वर्ष के बाद,
बट उसके जीवन में 2 विवाह के योग हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मांगलिक की वजह से 2 विवाह होते हैं, मैं कहता हूँ बृहस्पति की वजह से भी होते हैं। वैवाहिक जीवन में तकलीफें भी आती हैं। जी। तो एस्ट्रोलॉजी तो ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे कि जो आने वाले समय में बीतने वाला है ना, लोगों के साथ जब बीतता है बताने के बाद, तब वो दौड़ के आते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है जब आप बोलते हैं, आप कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, जी, तो वो आपका 20 सालों का अनुभव बोलता है, जो आपको इस लाइन में हो गया, माफ़ कीजिए 20 से भी ऊपर, ऊपर हो गया। ऊपर मैं 26 सालों का अनुभव हो गया है। ज्यादा है 35। 35 सालों का अनुभव वो बोलता है, और इन्हीं 35 35 सालों सालों के। में 5 साल छोड़ दीजिए, 30 साल का पूरा अनुभव है मुझे। जी। जब मैं 16 साल का हो गया था तब से बताने लग गया था मैं। और एक लंबे इसी अनुभव के आधार पर अब मुझे जी याद है कि आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें आपने 2026 की शुरुआत से पहले ही बोल दिया था जी। कि उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई देशों के बीच में रक्तपात होता हुआ नजर आएगा। और आपने इंडिकेशन दिया था कि मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट की तरफ दिया था, और अमेरिका के लिए भी मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा जी। तो अमेरिका को होगा। हो रहा है आज वो। और उसके कारण परेशानियों में भी लोग आएंगे। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी चैलेंज आएगा, और अभी भी आ रहा है, सॉल्यूशन ये करेंगे। किंतु इसमें भी वास्तु का प्रभाव है। ऑरा जो है उसके बारे में भी हम बताएंगे आगे। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आप लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा और समझा नहीं होगा, ना देखा होगा। बिल्कुल। चलिए, शुरुआत में सोचती हूँ, अब मैं सबसे पहले 7 चक्रा को आपसे समझना चाहूंगी, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीजें हमारी लाइफ में। देखिए, 7 चक्रा अगर सही है तो उस आदमी का चेहरा चमकेगा, उस आदमी के शरीर में कहीं दर्द नहीं होगा। अगर कोई भी चक्रा गड़बड़ होता है तो धीरे 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 उसके प्रभाव शुरू हो जाते हैं, चाहे बॉडी पेन से हो, बीमारियों से हो, अलग अलग उनकी बीमारियां भी होती है। अगर मूलाधार खराब है ना, तो समझ लीजिए सारा ही चीज गड़बड़ हो जाता है। युवावस्था में आदमी झेल जाता है, जी। बट वो अपनी इच्छाओं को मारने लगता है, घर और परिवार के लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है मूलाधार जब डैमेज होता है तो, लेकिन अपनी इच्छाओं को मारने लगता है, अपनी जरूरतों को है वो पूरा नहीं करता है, दूसरों की जरूरत पूरा करता है। इतना प्रभाव है। बाद में ऐसा होता है कि वो उठने की स्थिति में भी नहीं होता, जैसे जैसे 50 की उम्र में आ जाता है, कमर का पेन इतना बढ़ जाता है कि वो चलने में भी उसको तकलीफें होती है। तो मूलाधार का ठीक होना बहुत जरूरी है। स्वादिष्ठान चक्रा सेकेंड आता है मूलाधार से ऊपर, जो स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, ये मूलाधार जो है उससे ऊपर आएगा आपका स्वादिष्ठान चक्रा। स्वादिष्ठान चक्रा जो है अगर डैमेज है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ये सब बढ़ने लग जाते हैं जी। और डाइजेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है। मणिपुर चक्रा जो है तीसरा, इसकी मालकिन जो है लक्ष्मी जी है। वैसे और कुछ बताया जाता है, बट हमारा अपना रिसर्च कहता है कि उसकी मालकिन लक्ष्मी जी है। जिसका मणिपुर चक्रा खराब होने लगता है उसकी आमदनी कम होने लगती है। ओके। जिनका मणिपुर चक्रा खराब होता है उनको गैस, एसिडिटी और डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मणिपुर चक्रा को खराब कर ले। जी बिल्कुल। सबको हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए। हार्ट चक्रा का मालिक जो है, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि पूरा शरीर अलग अलग देवताओं से बना हुआ है, 7 चक्रा 7 देवताओं से है। बट अगर हम लोग हार्ट चक्रा को देखते हैं ना, जो पंपिंग करती है हार्ट, अगर उसकी प्रॉब्लम्स हैं तो आदमी धीरे धीरे बोलते हैं ना, मेरे को बॉडी में पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हार्ट का सिस्टम सिर्फ हमारे हार्ट से ही जुड़ा हुआ है, शरीर के हर उस अंग से जुड़ा हुआ है, जैसे बोन से। तो बोन पेन होना शुरू हो जाता है, इन सब पॉइंटों में उनको दर्द होना शुरू हो जाएगा, जी। पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और हार्ट चक्रा के बाद जो आता है उसको थोड़ चक्रा कहते हैं। थोड़ चक्रा का मतलब हो गया पूरा ये सिस्टम उनका आ जाता है यहाँ से पूरा। अगर ये अच्छा है, बोलने की क्षमता अच्छी रहेगी, बताने की क्षमता अच्छी रहेगी, और वो आदमी किसी को भी प्रभावित कर सकता है, किसी भी बंदे को अपने तरीके से बोल करके। अगर इसमें गलतियां हैं यानी खराब है, तो पूरा इस पॉइंट से लेकर के, जैसे बहुत आदमी मोटे हो जाते हैं
थायराइड की वजह से जी। थोड़ चक्रा खराब होता है। ओके। और दांत वगैरह में कैंसर हो जाते हैं, मुख में कैंसर हो जाता है, वो थोड़ चक्रा खराब होने की वजह से होता है। और थोड़ चक्रा हमेशा अच्छा रखना चाहिए। सांस लेने में भी तकलीफें होती हैं, और उनको एक चीज़ और हो सकती है, थोड़ चक्रा खराब होता है तो फेफड़े खराब होते हैं। जी। और इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई बोलते हैं। जो सबसे ऊपर होते हैं हाँ, मस्तक पर, यहाँ माथे पूरा ये पे। सेंटर होता है। हाँ, ओके। थर्ड आई कई बार आप बोलते हैं ना, मेरी छठी इंद्री जागृत हो गई। कई बार आदमी को ऐसा होता है कि थर्ड आई अगर ठीक है, आज्ञा चक्र ठीक है, होने से कोई भी घटना होती है ना, उसके 2 घंटे पहले भी पता चल जाता है। ओके, छह भविष्य में देख लेता है इंसान। हाँ, पता चल जाता है। कभी कभी आपको भी अनुभव हुआ होगा कि आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज तो ये होना चाहिए, और जो आप सोच करके आए हैं ठीक वही हो भी रहा है। तो उसका रीजन है कि छठी इंद्री जागृत हो गई। कुछ क्षण के लिए होती है, किसी का हमेशा जागृत रहता है, तो उसके लिए योग और साधना की जरूरत होती है। ओके। और सहस्रा चक्र, जो हमारा दिमाग के ऊपर में 1000 सहस्त्र कमल के फूल जैसे उसका चक्रा बना हुआ रहता है, वो चक्रा जो है सही है तो मोदी जी के जैसे काम करेंगे। उनकी आभा मंडल वैसी ही है, और पूरे दुनिया को हिला के रखे हैं। और इसके ठीक होने की जरूरत है हर इंसान को। ये टॉप का चक्र होगा क्योंकि टॉप पर है। जी, ये सबको निरंतर कर लेता है कि अगर वो सबको अगर ठीक नहीं कर पाएगा तो मुश्किल हो जाती है। तो सहस्त्रा चक्र तो ठीक होना बहुत जरूरी है। और अगर डैमेज भी है तो चलेगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम झेल सकता है, लेकिन इसको नहीं झेल सकता आदमी। यहाँ आपने बात की मोदी जी की, तो आपको जी, ये कैसे मालूम हुआ कि उनका ऊपर का टॉप का चक्र एकदम परफेक्ट है? उनका पूरा सारा चक्रा ठीक है। हाँ, चक्रा उनका जो ठीक है, उस चक्रे के हिसाब से जो उनकी आभा मंडल है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम एक नॉर्मल जाएगा उनका भी तो 200 से ऊपर जाएगा। एक आदमी का आभा मंडल नॉर्मल जो है 10 होता है, किसी का 12 है, किसी का 20 है, किसी का 25 है। तो आभा मंडल अगर नापते हैं हम लोग, तो वो अपने आभा मंडल को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। योग साधना से जो उन्होंने कर रखा है, तो वो आप कम से कम जो है 1000 गुना कर सकते हैं उनको। उनकी कुंडली पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल, उनकी कुंडली पे भी चर्चा करें हम आगे। लेकिन जब जब यहाँ पे बात हो रही है 7 चक्रा की, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये आप कैसे जानते हैं कि किसी का जो 7 चक्रा है उसमें कौन सा खराब है, कौन सा सही है? इसकी जांच कैसे करते हैं आप? इसकी जांच ओरा स्कैनर से करते हैं। अभी ओरा स्कैनर से मैं आपकी अभी चेक करके दिखा दूंगा कि इसको किस तरह से जांच करते हैं। ओके, तो इसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है जिससे हाँ, आप ऑरा से चेक करते हैं, जी। और इसका सॉल्यूशन आप कैसे देते हैं फिर? इसके अलग अलग मंत्र हैं, उन मंत्रों से अगर आदमी अगर करना चाहता है तो उससे भी ठीक हो सकता है। दूसरा, हम लोग के पास में कुछ बनाए हुए इनके अलग से यंत्र हैं, उनको भी यूज करने से हो सकता है। इनके कुछ बनाए हुए केमिकल के द्वारा, केमिकल कह दीजिए, या आप साइंटिफिक तरीके से कुछ चीज़ों को मिला करके, और उसको एक निरंतर मात्रा में डाली जाती है। अगर मात्रा में नहीं डालेंगे तो चक्राओं को वो ठीक नहीं कर सकता है। जी। तो पर्स में या बेड के नीचे ऐसे रखवा करके उनकी चक्रा को ठीक करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय देता है बेड पे आदमी जब सोता है। तो सोने के समय में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं, यहाँ पे रखना है, और वो लेकर के सो जाता है। उसके धीरे धीरे चक्राएं ठीक हो जाती है। जी। और एक बंदे का तो मैंने गाँव में चक्रा कैसे ठीक किया, ताड़ी जानते होंगे, ताड़ी? जी जी जी, जिसे हम देसी शराब बोलते हैं। नहीं, ताड़ी शराब नहीं होता, एक तरह से नशा उसमें भी होता है। नशा उसमें भी होता है, शराब की कैटेगरी में कह सकते हैं। लेकिन वो अमृत तुल्य होता है। ओके। वो जो कब पेट होता पे- है? जब तक सूर्य उदय नहीं हो, जी जी जी। सूर्य उदय से पहले। अच्छा। तो एक बंदा था गांव का, उसने मुझे कहा कि क्या मैं चल नहीं सकूंगा क्या? डॉक्टरों ने तो दवाई दे दे करके अभी तक ठीक नहीं किया। 8 साल से वो बेड पे था। मैंने कहा अगर आप कर सकते हो कोशिश तो मैं बताता हूँ, सूर्य उदय से पहले की अगर ताड़ी आपको मिल जाएगी तो कम से कम 3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन डेली लेना पड़ेगा कम से कम 250 ग्राम। उनके लड़के ने कहा कि मैं ले आऊँगा, और वो लगातार जो है उनको देते रहे। और मैं 6 महीने बाद गया था तो मैं देख रहा हूँ कि बाजार में वो घूम रहे हैं। मैंने कहा भैया आप ठीक हो गए?
बोले मैं महीने भर के बाद ही ठीक हो गया था, 32वें या 33वें दिन में चलने लग गया था। ओके। तो ताड़ी ऐसा है कि शरीर के कई चीजों को ठीक कर सकता है, बट सूर्योदय से पहले। बाद में वो दारू के रूप में हो जाती है, जी। वो नशा हो जाता है उसमें। तो उस चीज को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए सूर्योदय से पहले। तो यहाँ आपकी हेल्थ एस्ट्रोलॉजी काम करती है? नहीं, इसमें ऑरा काम करती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम आप ये ऑरा से बता देते हैं कि सामने वाले पर क्या मुसीबत आनी है, किस परेशानी में वो जा सकता है, ये बताया हाँ, जा सकता वो कुंडली से बताया जा सकता है। है? ठीक है। ऑरा स्कैनिंग से सिर्फ इतना पता चल सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद भविष्य में कब बीमार हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से भी निकल सकता है और ऑरा स्कैनिंग से भी निकल सकता है। कितने साल बाद बीमार होंगे, किस तरह की बीमारी होगी, वो भी पता चल जाता है। और इससे आपकी वेल्थ का भी पता चल जाता है। अगर हेल्थ के बारे में आप बता रहे हैं तो वेल्थ भी मालूम हो जाती है। बिल्कुल। अब कई आदमी कहते हैं कि ऑरा स्कैनर कैसे काम करता है, ये तो घूम रहा है। शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, पहले टेलीग्राम चलता था। जी। ठीक है, ये आज के मोबाइल वाले टेलीग्राम नहीं, पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम चलते थे। राजस्थान में बंदा बैठा है और टेलीग्राम करने के लिए वो कांटेक्ट करता था वहाँ के टेलीग्राम में, जहाँ का पिन कोड दिया जाता था, और टैपिंग की जाती, खटखट खटखट की आवाज़ होती थी। वो शब्दों को सुन करके, साउंड को सुन करके उसके सारे लेटर लिखे जाते थे कि ये बंदा इसलिए टेलीग्राम करा रहा है और ये पॉइंट और ये बातें हैं। अच्छा। तो आज जो होता है उसको आज समझने के लिए लोग तैयार नहीं है, उंगली उठाने वाले बहुत खड़े हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भाई हम चलते जाएंगे, बोलने वाले को बोलने देते। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है कि उनकी रोजी रोटी में दिक्कत हो रही है, उनके नाम जो हो रखे हैं, इतने ज़्यादा नाम कमा लिया है तो उनके नाम डाउन हो रहे हैं, ये तो गजेट आ गया है। ऑरा स्कैनिंग वास्तुकारक के लिए भी एक ब्रह्मास्त्र है, यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में इस पे और भी काम हो रहे हैं जो भविष्य में बहुत सारी चीज़ों के लिए सॉल्यूशन देने वाला है। ओके। इनका निर्माण जिन्होंने किया है उनका नाम है न्यूक्लियर साइंटिस्ट मनन मूर्ति जी। वीआरएस लेकर के उन्होंने इस पे काम किया, पहले वाटर पे, वाटर के बाद फिर ऑरा पे काम करना शुरू किया। उन्होंने ही इसको सबसे पहले बनाया था। अभी तो काफ़ी सारे बाजार में है, उपलब्ध है। तो ऑरा स्कैनिंग क्या इंसान पे ही होता है, किसी और चीज पे भी हो सकता है? जमीन की करते हैं ना हम लोग। अच्छा। जमीन में कहीं हड्डी है तो वो पता चल जाता है, उस जमीन की ऑरा कैसी है, इसमें घर बनाने के बाद क्या हम बीमार होंगे, वो भी पता चल जाता है। इस जमीन में ऑरा स्कैनिंग से ये पता चल जाता है कि ये जमीन पैसा देगी या नहीं देगी, हेल्थ इशू होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें बता देता है। ओके। ठीक। तो ये आपकी ऑरा स्कैनिंग की बातें हैं। देखिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने 7 चक्र बताया, ऑरा स्कैनिंग के बारे में बताया, लेकिन जब बात होती है आपकी हेल्थ एस्ट्रोलॉजी की, लोग कुंडली से देख के ये तो बता देते क्या परेशानी हो रही है, लेकिन हेल्थ एस्ट्रोलॉजी को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से आपके सामने किस तरह के क्लाइंट्स आए हैं जिनका आपने उनको सॉल्यूशन दिया है? देखिए, इसमें हमेशा पैसे वाले नहीं आते, गरीब भी आते हैं। तो इसके लिए हम लोग मेरे पापा और मेरे बड़े भाई दोनों एक्सपायर हो गए और मैं तीनों मिल करके एक बुक लिख रहे थे हेल्थ के लिए, कि ग्रहों से बीमारियां और उनकी औषधियां क्या होनी चाहिए, उस पे काम कर रहे थे। तो मैं आपके दर्शकों को कुछ बता देना चाहता हूं कि वो अपना इलाज बैठ करके खुद भी कर सकते हैं। ओके। अगर किन्हीं का शनि खराब है, अष्टम भाव में है, या छठे भाव में बैठा हुआ है, या द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, या कहीं भी बैठा हो, और उनकी हेल्थ इशू आ रही है और शनि की महादशा चल रही है, उसका उपचार है नीम की पत्ती खाना। नीम की पत्ती खाने से शनि के द्वारा जो प्रभाव उनके शरीर में आने वाला है, या शनि के प्रभाव की वजह से उनका दिमाग इधर उधर हो जा रहा है, वो सारा कंट्रोल कर लेता है। उसका सबसे अच्छा उपाय है बिना खर्चा किए आदमी अपना नीम की पत्ती खा करके उसका उपचार कर सकता है जी। और जिस बंदे को राहु की वजह से पेट की समस्याएं हैं, बहुत तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं, उनको किसी भी फॉर्म में आंवला खाना चाहिए। आंवला का कलर जब आप डुबाएंगे तो ब्राउन कलर का हो जाता है जी। और छाया के जैसा होता है।
राहु एक छाया ग्रह है, उसके उपचार उससे करने चाहिए। ठीक है। किसी के घर में केस लगा हुआ है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, पैसे नहीं हैं, उसका सबसे बेटर उपाय है क्रीं केतुवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण लगातार करें, उनको सफलताएं मिल जाएगी। साथ में 41 डे हनुमान चालीसा कर लें, उससे भी फायदा मिलेगा जी। निश्चित है, वो तो मिलना ही है, क्योंकि हनुमान चालीसा का निर्माण जो है तुलसीदास जी ने किया था। जब मुगल शासक उनको बंद कर दिए थे जेल में, कि कहा कि जाओ तुम अपने भगवान से कहो कि तुम्हें छुड़ा देंगे, तो उन्होंने जेल के अंदर में ही हनुमान चालीसा का निर्माण किया और हनुमान चालीसा पढ़ करके 41 डे किया था। और आदमी से भी बड़े बड़े बंदर आ गए थे, आगरे के जेल को तोड़ दिया था और वहां से उनकी सेना को भागना पड़ा था। बहुत ताकत है हमारे सनातन धर्म के अंदर में, जो ताकत है अगर लोग कर ले, उसको फॉलो कर ले, तो उनका जीवन ही सुधर जाएगा। कई बार तो आपके पास कुछ ऐसे मामले भी होंगे जिसमें लोग कहते हैं कि हड्डियों का दर्द नहीं जा रहा है, किसी को गठिया है, लाइलाज बीमारी बन गई उनके जीवन में, तो जब बात हड्डियों की आ जाती है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ आप किस ग्रह को देखते हैं? देखिए, बुध और केतु की वजह से ये ज्यादा होता है। बहुत सारे आदमी शनि की वजह से बताते हैं जी। बट बुध और केतु की वजह से होता है। इनकी युक्ति हो जाती है ना, तो बड़ी समस्याएं होती है। दूसरा, 3 तरह के प्राणी हैं धरती में, सत रज तम। तमोगुण वाले जो होते हैं मांस भक्षण वाले होते हैं, राजसी युग वाले होते हैं खूब पैसा कमाया ठाट बाट में रहने वाले जी। और जो एक सतोगुण वाले होते हैं वो पूजा पाठ आध्यात्म और अपने आप को ठीक रखते हैं, वो कि गलत रास्ते पे नहीं जाना है। रजोगुण वाले बाद में अगर परिवर्तन हो गए तो उनको बच्चों को भोगना पड़ता है, क्योंकि वो मांस मदिरा जो है वो निरंतर करते हैं। ठीक है, वो एक लिमिट मात्रा में हो, ठीक है, जीव हत्या होती है। उस जीव के अंदर में जो बीमारियां हैं वो खाने के बाद उनके पीढ़ी में डीएनए में आ जाएगा। कई लोग कहते हैं ना हमारी पीढ़ी में उनको था उनको था उनको था जी। तो पीढ़ियों में जो आते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। उसका बड़ा इलाज होना भी बड़ा मुश्किल है। लोग करा लें, वो बीमारियों का दवाई में पैसे भी लगाते हैं, ठीक नहीं हो पाता। उसके लिए उनको करना चाहिए, पितरों के लिए दोष निवारण का काम करना चाहिए। जैसे गया श्राद्ध जाके कर सकते हैं या त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। उससे आने वाले नीचे की जो पीढ़ी होगी ना, उनको फिर वो नहीं होगा। और तर्पण अवश्य करना चाहिए 15 दिन। उसका रीजन क्या होता है, ये भाग से हम लोग जल डालते हैं जी। तर्पण करते हैं ना, इस तरह से डालते हैं। पिंडदान करते हैं तो इस तरह इधर से ही डालते हैं। ये हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ है। अगर ये कट जाए और आधे घंटे आप इसमें ब्लड रोकना बंद नहीं करेंगे तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगी मृत्यु। ये हमारे डीएनए से भी जुड़ा हुआ है, ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। तो अंगूठे की तरफ से इसलिए देते हैं कि हमारी जो पीढ़ी में बीमारियां हैं और जो डीएनए में चल रहा है वो नहीं आए। अच्छा, इसलिए तर्पण करते हैं। तो उनको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए अगर वो है, उसके बाद इलाज कराए तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिल जाएगा। कई बार आप दवाइयाँ ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, उसका रीजन ही वही है। त्रिपिंडी श्राद्ध करते ही उनको लाभ मिलेगा और एकदम 100% मिलेगा। कईयों को मैंने किया है और वो ठीक हुए। बरसों से जिनकी पास ऐसी परेशानियां थी वो भी ठीक हुए। अच्छा कमल जी, देखिए ना, जैसे आप हेल्थ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कोई भी किसी भी इंसान को कोई भी समस्या होती है हेल्थ से रिगार्डिंग, तो उसका सॉल्यूशन आप एस्ट्रोलॉजी से देते हैं, ग्रहों से देते हैं, उसका उपचार भी देते हैं। लेकिन क्या हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में इतनी शक्ति है कि किसी मृत व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सके? नहीं, मृत को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु शैया पे है और उसकी कुंडली में आयु है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मृत संजीवनी के उपचार होते हैं, महाभार्गव मृत संजीवनी। मृत संजीवनी जी, ये क्या होता है? मृत संजीवनी जब देवताओं और राक्षसों की लड़ाई होती थी तो देवता जब मरते थे अमृतपान से पहले, तो बृहस्पति मृत संजीवनी की जड़ी होती थी, वो उनको रस पिला करके और मंत्रों से उनको वापस जीवित कर लेते थे। तो राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, इनको बड़ा तकलीफ हुआ। इन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव, उस समय में शुक्राचार्य जी का नाम था भृगु ऋषि, सॉरी भार्गव ऋषि। शुक्राचार्य जी का नाम था भार्गव ऋषि।
भार्गव ऋषि इनका नाम होने के कारण जो है ये देवताओं के साथ में उठना बैठना था, बट राक्षस लोग जो है वो कहते थे गुरुदेव ऐसा कुछ तो उपाय कीजिए। तो इनको बुरा लगा, तो इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या 5000 वर्ष जब बीत गए तो माता पार्वती ने कहा कि अब जो है आपको अपने शिष्य को आशीर्वाद देना होगा, इनको वरदान देना होगा। बोला कैसे वरदान दे दूं, ये जो मांगना चाहता है वह पूरे सृष्टि के लिए जो है विनाशकारी हो जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है एक बार फिर ट्राई करते हैं। भगवान शिव ने अपना शरीर बढ़ा लिया और उठा करके उनको निगल गए। निकलने से शुक्राचार्य जी को आभास हो गया, लेकिन वो अपने शरीर को बड़ा और छोटा कर सकते थे, तो उन्होंने भी अपने शरीर को धीरे 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 छोटा कर लिया, एक कीटाणु के जैसे बन गए और उनके नाभि में जा करके बैठ करके 5000 वर्ष फिर तपस्या की। तो भगवान शिव को जो है उनको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना पड़ा, तब उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। बोला आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य है, शुक्र के द्वारा तुम उत्पन्न वापिस हुए हो तो तुम्हारा नाम शुक्राचार्य है। बोले वरदान मांगने से पहले सोच लेना कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे और भक्तों का बुरा ना हो और सृष्टि का कल्याण में कहीं डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए तुम्हें मुझे वरदान वचन देना होगा कि आज से मतलब तुम जिस मंत्र को चाहते हो वो मैं दूंगा, बट किसी ऐसे आदमी के लिए उपचार मत करना जो सृष्टि के लिए खतरनाक हो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गया आपकी बात को। फिर उसके बाद जो है उन्होंने इस मंत्र को दिया, तो राजा बलि को वापस जीवित किए थे वो। अच्छा, राजा बलि देवता और राक्षसों के युद्ध में मर गए थे, तो उस मंत्र का उपचार उन्होंने उपयोग किया था राजा बलि पे। फिर राजा बलि को जो है भगवान नारायण के द्वारा जो है पाताल लोक में भेजा गया था। तो राजा बलि एक भक्त इंसान थे, इसलिए उनको वापस जीवित किया। राक्षस होते हुए भी भक्त थे वो जी। तो उपचार काफी सारे होते हैं, उपचारों के रास्ते हैं, उनके काम के अनुसार, कुंडली के अनुसार और योग के अनुसार ही उनके अलग अलग उपचार हैं। जैसे कहा कि आप मरे हुए के जीवित कर सकते हैं, क्या ये तो असंभव है, ना साइंस कर सकता है ना और कोई कर सकता है, ईश्वर जरूर कर सकता है। ठीक है। हाँ, अब रहा किसी को भी हम लोग देखते हैं उसकी आयु है तो ही बंदे को कहते हैं कि आप खर्चा करो, क्योंकि वो बीमारियों से खुद भी पीड़ा में है और उसको हम और पीड़ा में डाल दें ये असंभव। तो हम मनुष्य रहे ही नहीं ना, मानवता तो हमारे अंदर रही नहीं जी। तो एक दूसरे को समझना चाहिए और स्थिति है कि उसको ठीक करना है तो अवश्य करना चाहिए और लोगों को कराना भी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र के ऊपर में आप अगर विश्वास रखते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करने से तो मिलेगा ना, जब आप जॉब कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मंथली मिलेगी। वैसे ही धर्म के अंदर में है कि आप धर्म के प्रति श्रद्धावान रहें और कार्य करते रहें तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। बिल्कुल। और इसी कड़ी में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी कर्मशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं। देखिए मोदी जी का तो आपने बता दिया कि उनके सातों चक्रा एक्टिव है, फुल एक्टिव है, टॉप का चक्रा तो फुल एक्टिव है उनका। लेकिन बात अगर मैं योगी जी की करूँ, वो भी एक नाथ योगी है, सन्यासी हैं, तो उनके 7 चक्रा, आप भले आप उनसे कभी मिले हो ना मिले हो, लेकिन आपका इतना लंबा अनुभव है तो एक आभा मंडल से भी आप जान लेते ना कि सामने वाले का चक्र पोजीशन क्या कहती है। जी जी, मुलाकात ऐसे बात नहीं हुई है मेरी, आमने सामने हुए हैं। ओके। एक लखनऊ के अंदर में होटल ताज में शादी करवाने गया हुआ था, वहाँ उनकी एंट्री हुई थी, तब मैं मिला था वहाँ पे। उनका जो आभा मंडल है, एक अभी लोग सब जो है इंटरनेट पे उनकी कुंडली डाल रखे हैं, अगर उस पर हम लोग गौर करें, शनि सूर्य एक साथ है। ऐसा आदमी या तो पिता के एकदम करीब रहता है या माता पिता को त्याग करके अलग हो जाता है। तो संन्यास्त को धारण कर लिया इन्होंने, मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन इनकी कुंडली के अंदर में शनि 10वें भाव में बैठा है। स्थान हानि करे बृहस्पति, बृहस्पति जिस स्थान पे बैठता है उसका हानि करता है, और स्थान वृद्धि करे शनि। शनि 10वें भाव में बैठा है, राजयोग पे बैठा है, राजा वाली गद्दी पे बैठा हुआ है जी। तो निश्चित रूप से वो तो राजा बनेंगे। तो सन्यासी होते हुए भी राजा है वो।
लेकिन कमल जी, ऐसा नहीं होता है जब कोई व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है, जैसे योगी जी पहले अजय सिंह बिष्ट थे, फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय से वो जुड़े, नाथ सन्यासी बने, तो वो योगी आदित्यनाथ हो गए। हाँ हाँ। लेकिन जब संन्यास धारण करते तो क्या उनकी कुंडली में चेंज नहीं होता है? नहीं, क्योंकि जीवन बदल गया ना उनका। संन्यास्त होने का कारण था कि सूर्य और शनि की युक्ति हो गई, हम्म। तो पिता से दूर होना था, पिता से दूर हो गए। जी। राजयोग लिखा था, यानी राजा बनना था, एक स्टेट का राजा हो गए, वो राजा बनना था। तो वहां जहां पे उनके गुरु संसद, हाँ सांसद चुने जाते थे, उनके बाद ये खड़े हो गए, जी। तो लिखा हुआ था तो ही तो जुड़े ना, हम्म। और उनमें क्षमता है करने की। इनकी केतु की महादशा 2016 में आई। मैंने कहा ना, केतु विजय दिलाता है। ओम क्रीं केतुवे नमः, मैंने मंत्र बोला कि लोगों को करने के लिए जिनको विजय चाहिए। केतु की महादशा जब आई 2016 में, और 2017 में ये मुख्यमंत्री बन गए। केतु हमेशा विजय दिलाता है। लोग क्या है ना, राहु और केतु को गलत समझते हैं। जी। लोगों को तो लगता है कि यही राहु केतु हमें काटते हैं। हाँ, लेकिन स्थान का प्रभाव है, ना कि बल का प्रभाव। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता है, न कि बल की प्रधानता है। एक ताकतवर पहलवान अगर खड़ा हो और वो पुलिस वाले को कहेगा कि मैं तोड़ दूंगा, तो पुलिस वाले की अपनी पावर है ना, वो जहां बैठा है उस स्थान की प्रधानता है। जहां पे पुलिस वाले हैं वहां अगर योगी आदित्यनाथ जी चले गए, तो योगी आदित्यनाथ जी का पावर है ना, पुलिस वाले का नहीं। जो वो मुख्यमंत्री जी कहेंगे वो करना पड़ेगा। जी। अब जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन असाधारण शक्तियां उनके अंदर में, तो क्या प्रभाव है? गद्दी पे जो बैठे हैं उसका प्रभाव है। यानी कि 100 बात की एक बात है कि जो जगह है उस स्थान का उस महत्व स्थान का रखता है। प्रधानता है, ना कि किसी ओके। और बल का प्रधानता है। इसके पहले तुम प्रधानमंत्री ये भी रहे थे, मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह जी भी रहे। अभी तो उनका कोई प्रभाव नहीं है। हम्म। बट उस समय में भी मैं लोगों से विरोध करता था, जब मनमोहन सिंह को आम लोग गाली देते थे कि ये पुतला है, कुछ कुछ बोलते थे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी भी देश का, हमारा देश का कोई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो देश का राजा है और वो राज्य का राजा है। जी। राजा मतलब देवता और भगवान ईश्वर के रूप में हो जाता है। हम कैसे गाली दे सकते हैं? तो मुझे लोग कहते थे कि तुम तो कोई पार्टी वार्टी नहीं करते हो, और हम लोग अगर उनको गाली देते हैं तो क्यों रोकते हो? मतलब रोकना मेरा काम है, क्योंकि वो हमारे देश का राजा है। जी। अब मोदी जी को अभी कोई कोई बोलता है तो भी मैं भिड़ जाता हूँ, लड़ जाता हूँ। लोग तो आपको मेरे को बोलते कहते हैं तुम बीजेपी वाले हो। जी। मैंने कहा पहले लोग कांग्रेसी बोलते थे, अभी कहते हैं बीजेपी वाले हैं। मैं कोई पार्टी से नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये राजा है, इनका सम्मान करो, हमारे देश के विरोध में मत बोलो। मैं देशभक्त हूं, देश के लिए जो खड़ा है मैं उनके लिए खड़ा हूं। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में लाभ स्थान में मंगल बैठा है, पराक्रम स्थान में। केतु के ही तरह काम करता है मंगल भी, तो हमेशा पराक्रमी रहेंगे, लड़ने में आगे रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। इनकी ये क्षमताएं हमेशा बरकरार रहेगी। अभी शुक्र की महादशा चल रही है, आने वाले समय में हो सकता है इनको बड़ा लाभ मिले। दशम भाव का मालिक एकादश में जाके बैठ गया, तो क्लिक करेगा, लाभ मिलेगा। और जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी के कुंडली में जो अभी आपके इंटरनेट पे डाल रखे हैं लोगों ने, मैंने तो नहीं देखा है, बस उसको एक बार चेक किया था। दशम भाव में शनि बैठा है, तो राजगद्दी मिल गई उनको। तीसरी दृष्टि से जो है 12वें भाव को देख रहे हैं, खर्च भाव को। जी। तो ये जब से आए हैं कुछ ना कुछ निर्माण कार्य, खर्चा करना, ये बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक चीज आपके माध्यम से बोलूंगा कि मोदी जी कई निर्माण किए हैं, जिसमें एक संसद भवन भी निर्माण किया गया। जी। संसद भवन जो निर्माण किया है, उसकी जमीन की एनर्जी बढ़िया नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वहां वास्तु दोष है? जमीन का दोष है, वास्तु दोष तो है ही है, जमीन का भी दोष है। वो जो बना हुआ है, आप खूब गौर से देखिएगा, एक ताबूत की तरह दिखता है। आप उनका निकाल करके देखिए गूगल अर्थ से, ताबूत की तरह दिखता है। ओके। लेकिन वहां की ऑरा सिस्टम जो है वो खराब है। उस ये ऑरा, आपको कैसे लगता है? आप किस दावे पे बोल रहे हैं? ये हम लोगों को जो डिवाइस है उससे हम लोग गूगल अर्थ से जो है
उस एरिया में पहुंच करके उसकी सारी एनर्जी को चेक कर सकते हैं। वो सारा चीज निकल जाता है जी। तो जब से वो भवन निर्माण हुआ है, उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया। और जब से वो भवन में गए हैं तब से आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के भी बवाल मचा हुआ है, उसको भी वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जी। संघर्ष कर रहे हैं, इनकी अपनी कुंडली जो है जोर मारी हुई है, इनको कोई हिला नहीं सकता और ये आगे बढ़ते ही रहेंगे। बट जो होना चाहिए हमारा फायदा वो नहीं हो पा रहा है। मैंने 2026 लगने से पहले कहा था कि भारत मजबूत होगा और नरेंद्र मोदी के सामने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनके सामने में कई चैलेंज आएंगे, अभी और चैलेंज आना है और उस चैलेंज में ये अपने आप को मजबूत करेंगे जी। बट अगर संसद भवन के चारों तरफ से एनर्जी को ठीक कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जो परेशानियां चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगे। कमल जी देखिए, संसद भवन को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है जी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इसी मंदिर में खराबी है, इसके वास्तु दोष में है इसलिए, तो क्या हम ये समझे कि देश की जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में है? लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। ये मैंने 2025 में ही कहा था, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तरह तरह के भ्रम फैलाएंगे। ओके। जब पहले भ्रम फैलाया वोट चोरी का, यस। वो भी गलत निकला, तो अभी कई तरह के और भ्रम फैलाएंगे। वोट चोरी हुई कहाँ, जो आदमी मर गया है उसके नाम के भी वोट गिर रहे हैं, तो वो सब चीजें जो है गलत हुई हैं और आगे और करने वाले हैं, लोग बड़ा बवाल करने वाले हैं। अप्रैल तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, अप्रैल के बाद भी बनेंगी, बट अभी जो बवाल मचने वाला है वो बहुत डेंजर है। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में। पूरे भारत में, अभी दिल्ली के रास्ते ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या शांतिपूर्ण नहीं होगी? नहीं, नहीं होगी, बहुत बवाल मचेगा और बंगाल में तो और ज्यादा मचेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो खून की नदियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में बह रही हैं, वहीं खून की नदियां हमें बंगाल में भी देखने को मिलेंगी? मिल सकती है, लोगों की मौतें हो सकती हैं इसमें। अगर बंगाल को जीतने से मैं मतलब नहीं करता हूँ, ना किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ जी। बंगाल में शांतिपूर्वक अगर इलेक्शन कराना था तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा करके ही इनको कराना चाहिए था। ठीक है, ये लोग गलती कर रहे हैं। आगे परेशानियां जनता को होती है जी। क्योंकि वोट होने के बाद वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं क्योंकि लोकल जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, वो उनके साथ सही बिहेव नहीं करते। अगर आपने बीजेपी को दे दिया तो भी दिक्कत है, पता चल जाता है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में 3 महीने के लिए ऐसा कर दिया गया था, वहाँ से 2400 वोट हैं। उस 2400 वोट में, हालांकि मैं वहाँ का उस एरिया का नहीं था, दूसरे एरिया में मेरा वोटिंग था, मैं उस एरिया को जानता हूँ जहाँ पे वोटिंग हुई और विधानसभा में 2400 में से 2200 वोट सिर्फ जो है बीजेपी को गए थे और लोकसभा में 2200 वोट जो है टीएमसी को गए थे जी। तो ये उन लोगों को तो ये पता तो चल ही जाता है यहाँ इतना वोट किस पार्टी को गया। वो गिनती में पता चलने से उस कॉलोनी के 3 महीने ये कर दिए गए कि लाइट दिन में जलती थी, जो रोड की लाइट होती है, और रात में बंद रहती थी। वहां के लोगों को जाके समझौता करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी कि ठीक है आगे से हम आपके साथ हैं। तो वहां फेस करने के लिए मोदी जी नहीं जाएंगे, वहां फेस करने के लिए अमित शाह नहीं जाएंगे जी। ये बड़े बड़े नेता नहीं जाएंगे, वहां की आम पब्लिक को ही फेस करना पड़ता है। तो वहां की जनता की अगर आप भलाई चाहते तो राष्ट्रपति शासन लगा करके आप वोटिंग कराते जी। ये तो हो ही नहीं रहा ना। ये तो गलती कर ली ना भाजपा ने। अब वो कहेंगे हमारे पास इसका कोई उद्देश्य नहीं था। बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे कारण हैं। देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन अब आगे क्या बवाल मचेगा? आप बोल चुके हैं मचेगा, खून की नदियां बहेंगी वहीं से। बवाल तो बहुत क्या वहीं से पश्चिम बंगाल से गृह युद्ध की भूमिका बनेगी देश में? देखिए, ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है। ये लोग जो सोच रहे हैं ना इस बार हम लोग पार कर जाएंगे, असंभव है। वहां की जनता का दिल जीतना और विश्वास जीतना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां की जनता का दिल तो जीत लिए हैं, विश्वास नहीं जीते हैं अभी तक। और जब तक विश्वास आप नहीं जीतेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। बंगाल मुट्ठी में नहीं आ पाएगा ना 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 ना।
वहाँ के ग्राउंड लेवल को मैं जानता हूँ ना, वहाँ पे क्या होता है। जी। तो वहाँ पे आप किसी को भी हल्के में ना ले। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं ना, हल्के में ना ले, नहीं तो उल्टा मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा चलिए, अगर अगर फिर से ममता दीदी अगर दोबारा से मुख्यमंत्री बन के आती हैं तो एक नया रिकॉर्ड बना देंगे, क्योंकि 3 दफा तो मुख्यमंत्री बनी चुकी है पश्चिम बंगाल की, जी। चौथी बार भी बन जाएंगी। और क्या लगता है, ममता दीदी की कुंडली में आपको कोई प्रधानमंत्री वाला युग कभी नजर आया है कि दिल्ली कभी पहुंच पाए वो? क्योंकि आपको नहीं। याद है जब इंडी गठबंधन बना था तो उन्हें भी विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार के तौर पे देखा जाने लगा था, याद है आपको? 2024 की ये बात जी थी। जी जी, लेकिन प्रधानमंत्री वो नहीं बनेगी, हम्म। लेकिन वो एक सशक्त मजबूत राजनीतिज्ञ है। वो अगर इन सब के टीम में आ जाती है ना, तो बीजेपी वालों के लिए जो है बहुत खतरनाक खतरा है। तो उनके भी सातों चक्रा खुले? नहीं, सातों चक्रा उनके नहीं खुले हुए। तो मैंने स्वामी अध्ययन किया था जी। उनका, लेकिन उनके सातों चक्रा नहीं खुले हुए। सातों चक्रा खुले रहते तो बात ही अलग हो जाती। हाँ, वहाँ पे इन्होंने एक चीज़ कहूँगा कि मेडिकल लाइन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ममता जी का मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ, मेडिकल लाइन में बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है जो जनता को चाहिए। और भारत की सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये फ्री का बांटना बंद करें। जी अगर देना है तो शिक्षा दे, देना है तो मेडिकल दे, बिल्कुल। है ना, और कमाने का रास्ता दे। शिक्षा और मेडिकल को मूलभूत सुविधाओं में डाला जाए। एकदम डालना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब है, आप मुफ्त की बांट करके उनको और गरीब बना रहे हैं, ज्ञान से गरीब बना रहे हैं। जी। वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो किसी को 1500 मिल रहा है, किसी को 2000 मिल रहा है। दीदी भी वही काम कर रही है, अभी युवा लोगों को दे रही हैं बेरोजगारी का। तो रोजगार क्यों करेंगे? उसमें से कुछ तो नशे वाले रहते हैं, उनको नशे के लिए 1500 रुपये मिल गया, नशा करते हैं, मजे में रहते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है किसी काम को करने की। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। जी चलिए अब हम लोग सर, वापस चलते हैं। जाते जाते देखिए सर, 7 चक्रा की बात हम कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ के बारे में बता दीजिए। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आने वाले समय में इनको कोई रोक नहीं सकता कोई। और इनसे मजबूत कुंडली आ गई तो बात अलग है, लेकिन इनके 100% योग है। आप कहते हैं ना कि स्थान की प्रधानता होती है। हाँ आप हाँ। अपने ऑरा स्कैनर से जगह जगह का स्कैन भी कर लेते हैं। कभी आपने सोचा कि देश की कुंडली, भारत की जो सरजमीन है, उसके ऑरा को स्कैन करते हुए अगर योगी जी आते भी हैं तो कितना समय इस देश में अपनी सेवा दे पाएंगे? कार्यकाल कितना लंबा हो पाएगा उनका? कार्यकाल उनका कम से कम 10 साल का रहेगा। ओके। और मैं बता दूं, भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था तो भारत के वास्तुकारकों से भी मिस्टेक हुई, या समझिए देश के प्रधानमंत्री उस समय में जो रहे होंगे, या मैं तो जन्म ही नहीं लिया था। भारत के नक्शे में लोग कहते हैं कश्मीर भारत का ताज है, लेकिन कश्मीर नहीं है जी। वेस्ट बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया वो भारत का ताज है। अच्छा। उनको अगर आप शांत रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी। ये आप वास्तु के हिसाब से बता रहे हैं? बिल्कुल। वो वाला पोर्शन। हाँ, ओके। भारत सशक्त था, बहुत मजबूत था आज़ादी से पहले भी, और एशिया का सबसे बड़ा मंडी कोलकाता था। जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश का जो छोटा सा गली का हिस्सा है और आपको नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वो कट करके अलग हो गया। यानी भारत का जो वास्तु है वो डैमेज हो गया सर कटने से। अच्छा। हालांकि मेरे काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी मेरे उस वीडियो को देखते हैं, या उनको पता चलता है कहीं से, तो वो काम कर रहे हैं उस पर। नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहे हैं। हाँ, बंगाल पे जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। बंगाल में इन लोगों ने जो किया बड़ा मुश्किल है, करना चाहिए था। नॉर्थ ईस्ट में काम किया इन्होंने, नॉर्थ ईस्ट में जो काम किया बहुत अच्छा किया। गुजरात में जो सरदार पटेल जी की जो स्टेचू बनाई है वो भी बहुत अच्छा काम किया, ताकि ये बैलेंस हो सके भारत, उस पर उन्होंने अच्छा काम किया। और आपकी चक्रा भी चेक कर देता हूँ। बिल्कुल सर, बेरी चक्र भी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या मैं समझूं कि मोदी जी की थर्ड आई ओपन है? बिल्कुल।
आभास हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। हाँ हाँ, यही वजह है कि हमेशा अजय हैं, जीतते रहे हमेशा। जीतते रहे हैं, जीतते रहेंगे आगे, बट सबको लेके चले। हम्म। ऐसा ना हो कि किसी और को खुश करने के लिए किसी और को नाराज कर दें। चिंगारी छोटी सी होती है, जी। गैस के चूल्हे पे जलाने के लिए चिंगारी छोटी सी चाहिए, बहुत छोटी सी। वो क्या करती है, पूरे गैस को जला देती है। हमारे शरीर के अंदर में प्राण वायु जो है, जो सरसों आती है ना, उसका 100वां भाग जो होता है वो उतना बड़ा है प्राणवायु, जो हमारे पूरे शरीर का संचार करती है। हम्म। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चिंगारी विस्फोटक हो जाए। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए देवता हैं, तो कम से कम सबको लेके चले। ऐसे लेके चल रहे हैं वो। जी। तो ये जो भ्रामक जो स्थितियां पैदा हुई है, वो वहां की नेगेटिव एनर्जी से जो नया संसद भवन बना है। एक भवन निर्माण राजपाट दिलाता है, और एक भवन निर्माण जो है आदमी को जेल पहुंचा देता है, जैसे केजरीवाल जी। जी। ठीक है। उनका शीश महल। हाँ, शीश महल। और भी कुछ ऐसे मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा उनके यहाँ आना जाना उठना बैठना है। तो उनका अगर नाम ले लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, शर्मा जी ये क्या कर रहे हो आप। तो उन्होंने भी भवन निर्माण किया था मुख्यमंत्री रहते हुए, और उनकी मुख्यमंत्री का पद चला गया। भवन निर्माण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अगर कर लिया है तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई बड़े को बुला लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कमल शर्मा को ही बुलाएं, और कोई जानकार है तो उनको बुला करके जमीन की जो औरा है ना, उसको ठीक करा लें। चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो देश के मोदी जी तक प्रधानमंत्री मिल मोदी जाए। जी तक जरूर पहुंचे। और अब चलते हैं, जिसमें अब कमल जी से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इनकी जो ऑरा स्कैनिंग मशीन है वो कैसे काम करती है, अगले सेगमेंट में। हाँ, एक चीज़ और बता दूं। हम्म। मैंने पिछले वीडियो में वो डाला था कि आदमी की मृत्यु 6 महीने पहले पता चल जाती है। ओके। ठीक है। हमारा ये कान, आँख, ये सब ज्ञान इंद्रियां जितनी भी हैं, सब ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जी। वो इंडिकेट करता है कि अब आपके पास समय कम आ रहा है, यानी उसकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है। जब गति कम होने लगती है तो आदमी को कैसे पता चलेगा कि मेरी मृत्यु अब आ रही है। तो मैंने बताया था कि ये एक हाथ को इस तरह से रख करके, और इस पॉइंट को जब देखेंगे तो एकदम पतला दिखेगा। ऐसा पतला दिखना बहुत अच्छा है, और मोटा दिखना खराब है, यानी आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे। अच्छा। तो ये ज्ञान इंद्रियां आंखों के वजह से वो बता देता है कि अब आपकी आंखें जो है वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। तो इसका मतलब है आप जाने की तैयारी करो। शास्त्र में भी कहा है कि सुनने से, आंखों की वजह से, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका समय कब आ रहा है। आप भी चेक कर सकते हैं कि आपको देखिए एकदम पतला दिखेगा। कोशिश जरूर करते सर, ऐसे ना। हाँ, आप अपनी मोली को देखिए, हाथ की मोली को, हाथ की उंगलियों को। मोली जो बंधी हुई है। ओके ओके हाँ, ओके। और थोड़ा ऊपर करके रखिए हाथ। हाँ, अब खुद देखिए, हाँ, पतला सर, पतला एकदम पतला सा दिख रहा है। यस ये यस यस हाँ, यस ये यस। बता रहा है कि अभी एकदम आप स्वस्थ हैं, आपकी आयु है। ठीक है। काम तो कर रहा है, हाँ, प्रैक्टिकल आपने मेरे ऊपर कर ही लिया है। काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहा है। चलिए अब स्कैनिंग पर चलते हैं और अब आपसे जानते हैं कैसे स्कैनिंग मशीन काम करती है। मशीन मंगवाई जाए। ऑरा होती क्या है ये तो हमने कमल जी से जान लिया, लेकिन आप ऑरा को स्कैन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कमल जी अपने स्कैनिंग डिवाइस के साथ हैं और एक्सपेरिमेंट मेरे पे हो रहा है। तो देखिए कि मैं भी कोशिश करती हूँ और आप भी देखिएगा क्या कुछ आज मेरे बारे में कमल जी बता पाए। आभा मंडल के साथ में श्रवण चक्रा का एनर्जी चेक किया जाएगा, कितना परसेंटेज काम करता है और कैसे कर रहा है, और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो पता चल जाएगा, और क्या अच्छाई है वो भी पता चलेगा। तो अभी हम लोग तैयार हैं। जी। मैडम, आप अपना पूरा नाम बोले। कविता राणा। कविता जी, ये काम करता है जैसे पहले रेडियो काम करता था। हम लोग रेडियो यूज करते थे ना, तो उसमें कोई तार नहीं रहते थे, जी। ऐसी एंटीना रहती थी। ओके, पुराने वाले रेडियोस। हाँ। यस यस यस। ये तरंगों को पकड़ता है, किसी भी तरंग को पकड़ करके उसके बारे में ये तुरंत बताता है। तो ये आपके शरीर के जितने भी तरंग हैं, श्रवण चक्र है, उन सब के बारे में बताएगा कितना वो काम कर रहा है।
जैसे अल्ट्रासाउंड होता है वैसे ही ये करेगा काम। अल्ट्रासाउंड की तो देखिए बहुत ही जो अल्ट्रासाउंड की जो वो होती है रेडिएशंस होती है हानिकारक भी मानी गई है, इसकी तो नहीं नहीं, ये इसकी तथ्य कोई कुछ कुछ नहीं। नहीं है। ओके ये ओके। सिर्फ तरंगों को पकड़ता है और उसके बारे में बताता है कि ये ऐसा है। ये उस तरह से काम नहीं करता जैसा अल्ट्रासाउंड करता है। ठीक है ये अल्ट्रासाउंड से साउंड से बेटर काम करता है और सारी चीजें बताता है। जी। तभी अब मैं कविता जी की जो है सहस्त्रा चक्रा को जो है चेक कर रहे हैं, यानी अच्छा या राइट जाएगा, यानी सही है। कितना परसेंटेज सही है, ये ऑटोमेटिक खुलता है। ठीक है, धीरे धीरे करके अगर खुल रहा है तो बहुत बढ़िया, 100% पे आया, फिर 360 डिग्री चला गया। 360 डिग्री जाना बहुत अच्छा है। 100% करने के बाद आप थोड़ा सा उतावले हो जाते हैं, ये आप में है ना, हड़बड़ाहट बढ़ जाती है थोड़ी कि और ज़्यादा जल्दी करें और जल्दी करें। लेकिन जब तक आप 100% नहीं पहुंचते हैं तब तक आप परफेक्ट धीरे धीरे काम करते हैं और उसको एकदम परफेक्ट लेके आते हैं। उसके बाद आपके काम करने की क्षमताएं बढ़ना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है मेरा काम कैसा है धर्मिया के दर्शक कमेंट करके बताइएगा जरूर। हाँ आज्ञा चक्रा जिसको थर्ड आई बोल रहे हैं, उसके लिए तुरंत घूम गया और बहुत तेजी से ये आपका काम करता है। यानी लोगों की पहचान जो है बहुत जल्दी करते हैं आप जी। मतलब कई आदमी धोखा खाते हैं, धोखा खाने वाला आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं आया। थोड़ चक्रा, थोड़ चक्रा हम लोग आधा अच्छा और आधा खराब कह सकते हैं। ये यहाँ से लेकर के ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं साउंड या दांतों में प्रॉब्लम चल रही है आपकी। ओके। तो ये पूरा इस एरिया को बता रहा है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। अब कितना परसेंट सही है और कितना गलत गड़बड़ है वो बता देगा थोड़ चक्रा। ये परफेक्ट आ गया 90%। 10% इसकी ये बता रहे हैं कि अभी गड़बड़ है। ओके। ठीक है, तो या तो आप अपने साउंड को देखिए कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत लग रही है या भारी हो रखी है। जो आमतौर पे लेडीज की पतली होती है वो पॉइंट नहीं आ रहा आपका। अच्छा। ठीक है, अब कर रहे हैं हम लोग हार्ट चक्रा का। हार्ट चक्रा चेक कर रहे हैं कि आपकी हार्ट कैसे काम करती है। वेरी गुड, आपकी हार्ट चक्रा बहुत बढ़िया है। ठीक है, और आप बहुत कम उम्र में ही अपने काम को करना शुरू कर दिए थे जी। समय से पहले, बड़े भी हो गए आप, समझदारी आ गई। अब ये बोलेंगे कि यहाँ से क्यों नहीं बताया, क्योंकि हार्ट चक्रा जो है आदमी के सोच को समझने का जो धड़कन होती है हमारी वो बताती है। तो आप मेहनत शुरू से ही कर रहे हैं और आज भी मेहनत कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि 10 साल पहले भी आप मेहनत करके बहुत जल्दी से ऊपर उठने की तैयारी कर रहे थे। जी। मणिपुर चक्रा बिल्कुल ठीक है, बट आपको जितना चाहिए उससे 20% कम मिल रहा है ना। मुझे लगता है ये वीडियो तो सबसे पहले मैं बॉस को ही दिखा दूं। जो कि 20% जो मानेंगे कम मिल नहीं रहा है वो बुरा मिले। स्वादिष्ठान चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा ठीक है, एकदम बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा कमी है। यानी वीक में एक हफ्ते में या आप कहें कि महीने में 2 या 3 दिन पेट की पोजीशन ठीक नहीं रहती। ठीक है, मूलाधार, मूलाधार ठीक है, आप अपनी इच्छाओं को बहुत तेजी से और जल्दी से पूरा करते हैं जी। ये आपकी एक मतलब बैड कह दीजिए, खराब आदत कह दीजिए या अच्छी कह दीजिए, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, तुरंत होना चाहिए, ये चीज होता है। और आपकी अभी चक्रा को हम ऊपर से चेक कर रहे हैं कि सही है या नहीं है। अगर सही है तो राइट क्लॉक जाएगा जो जा रहा है, तो राइट क्लॉक जो गया है ये एकदम बढ़िया है। आपकी आभा मंडल कितनी दूर तक है वो देखना है। 10 फुट तक यानी आभा मंडल आदमी की सबसे अच्छी रहती है, मतलब ठीक रहती है, उससे नीचे अच्छा नहीं होता। तो हम लोग 5 से शुरू करते हैं, 5 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट, 14 फुट, 15 फुट, 16 फुट, 17 फुट, 18 फुट, 19 फुट,
20 फुट, 21 फुट, 22 फुट, 23 फुट, 24 फुट, 25 फुट, वेरी गुड, 26 फुट, 27 फुट, 27 फुट की आपकी आभा मंडल। आभा मंडल यानी कि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज, ऑरा जो आपके नहीं दिख रही है, जैसे ऑरा ये है सामने में, ऐसे ही पीछे से आभा मंडल आपके शरीर का रहता है। आप कितनी दूर तक लोग को प्रभावित कर सकते हैं जी, वो है। ओके लोग कितनी दूर से देख करके आपको अचंभित होकर के देख सकते हैं वो है। ओके। तेज जो होता है शरीर का वो तेज। अच्छा कमल जी, इंसान नेगेटिव थॉट्स सोचता है, जैसा सोचेगा वैसे अपने अंदर को बनाएगा। हाँ। क्या व्यक्ति के अंदर की सकारात्मकता नकारात्मक ऊर्जा को भी पहचाना जा सकता है स्कैनर से? पहचान सकते हैं, अच्छे से ये भी पहचान सकते हैं कि आप बीमार कब होंगे, कितने साल के हो गए आप। ये तो पूछना ठीक नहीं ठीक रहता नहीं होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और भी मेरे दर्शकों के सामने। अच्छा ठीक है, तो हेल्थ इशू के जो है अभी हम ट्राई करते हैं कितने वर्ष में आएगा। मैं बोलूंगा भी नहीं, अब मैं खुद ही बता दूंगा। आप 47 के जब होंगे तब एक बार बीमार होंगे। चलिए, हेल्थ के बारे में सबके बारे में जान लिया, लेकिन एट द एंड कमल जी देखिए, 100 बात की एक बात आती है, पैसा, वेल्थ। जाते जाते वेल्थ क्या आपका स्कैनर बता सकता है? बिल्कुल, कौन सी उम्र में आपको जाके वेल्थ आपका सबसे बेटर होगा, जो मुझे लगता है हर इंसान जानना चाह रहा है। थर्टी ईयर पहुंचेंगे, खूब तेजी से ग्रोथ में आ जाएंगे। चलिए, तो देखिए, मैंने तो कमल जैसे अपने बारे में जान लिया है कि किस प्रकार से ऑरा स्कैनर आप पर काम करता है। एनर्जीज सच में एग्जिस्ट करती है और उन्हीं एनर्जीज के माध्यम से ही भविष्य भी देखा जा सकता है और भविष्य में आने वाली विपदाओं का समाधान भी ढूंढा जा सकता है। आपके दर्शकों को बता दूं कि कई आदमी इसके बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। जो सीखना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के इसकी पढ़ाई करें, इसको अच्छे से सीखें। 3 दिन के क्लास में, 2 दिन के क्लास में, ऑनलाइन में आप नहीं सीख सकते, किसी भी हालत में नहीं सीख सकते। एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, उसको बड़ा होने में, समझदार होने में 20 साल की आयु होती है। तो आप सोचिए कि 3 दिन में कैसे कोर्स को पूरा कर सकते हैं। अच्छे जगह से सीखिए ताकि गुरु का भी नाम अच्छा कर सकें और जो इधर उधर से बोलने वाले टोपीबाज होते हैं उनका भी मुंह बंद कर सकें। चलिए, मुझे तो समझ आ गया कि किस तरह से आपका ऑरा स्कैनर काम करता है और मैंने तो देखिए अपनी ऑरा स्कैनिंग करवा लीजिए, कमल जी से करवा ली है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इन्हीं चीज़ों के रास्ते आप अपनी समस्या को समाधान आपको मिल सकता है, तो कमल जी से अपनी ऑरा स्कैनिंग चेक करवा के ही अपने जीवन की समस्याओं का छुटकारा पाइए। लेकिन अब कमल जी, मैं बस जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी, अभी देखिए माहौल बहुत गंभीर है, युद्ध के हालात इस वक्त आप जानती हैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है और उसकी आज कहीं ना कहीं एशिया यानी कि हमारे देश भारत पर भी पड़ रही है। गैस का जो संकट है गहराता जा रहा है, बताया जा रहा है पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने वाले हैं, मार्केट में कुछ उथल पुथल रहेगी। तो एक ना मुझे ऐसा लगता है कि डराने की भी कोशिश की जा रही है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद संसद में आके साफ कह चुके हैं कि तैयार रहिए। सवाल उठ रहा है कि अब क्या लॉकडाउन भी लगने वाला है? नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये जो संवत्सर है यानी हमारा सनातन धर्म का जो साल है, इसका नाम ही रौद्र है। यस यस, रौद्र का मतलब विकराल रूप को धारण किया हुआ काल तैयार है। बहुत से आदमियों की मृत्यु होगी, मरेंगे, पूरे विश्व में मरने वाली स्थितियां भी पैदा हो रही हैं और होंगी। ये पूरे 1 साल जो है कुछ ना कुछ स्थितियां बनती रहेंगी। मैंने उस समय भी पहले भी कहा है
पूरे 2026 में 27 के अप्रैल तक लगभग आदमी को दूर रहना चाहिए शेयर बाजार से। ओके। और रौद्र रूप धारण किया हुआ है, किस तरफ ये अपना मुंह कर ले ये कहना मुश्किल है। भारत बचा रहेगा, स्थितियां तो परिस्थितियां बदलेंगी, खराब भी होंगे, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बचा करके रखेंगे। और विश्व के अंदर में बहुत उथल पुथल होगा, इतना आसान नहीं है कि इस समय में समय सुधरने वाला है। तो और अब अप्रैल 2027 तक का समय दे रहे हैं जी, यानी कि लंबा समय, तब लंबा तक है। रक्तपात रहेगा, बिल्कुल रहेगा, दुनिया में रहेगा, रक्तपात रहेंगे, कभी आंधी तूफान आएगा, कभी जल से उथल पुथल रहेगा, कहीं आग लगेगी, ये चलता रहेगा। रौद्र रूप में जो है कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कभी इधर बंद तो उधर चालू, उधर बंद तो उधर चालू, ये होके रहेगा और होता रहेगा भी। आपने रौद्र संवत्सर से जुड़ी भविष्यवाणी तो कर दी है, लेकिन जाते जाते दर्शकों के लिए क्या संदेश है आपका? दर्शकों से एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके ग्रह ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परमम तपः पितृ प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। सारे देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उनको प्रिय लगते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है और जो पितरों की पूजा करता है जी, तो जो अपने डीएनए का, कहते हैं भगवान के, जो अपने डीएनए का सगा नहीं है तो मेरा सगा कहाँ से होगा। तो अपने माता पिता के प्रति जो है श्रद्धा रखिए, निश्चित रूप से ये साल अच्छा जाएगा, ग्रह अच्छे होंगे। और मैं ये कहता हूँ कि माता पिता की जो सेवा करता है उसकी कमाई भी डबल हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे और वास्तु एस्ट्रोलॉजर कमल शर्मा जी को, हम दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ, एक नए विषय पर। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है, और साथ ही साथ आप कमल शर्मा जी से और अन्य किन टॉपिक्स पे जानकारी चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।